तो चलिए फटाफट नजर डालते हैं 18 दिसंबर की दुनिया की कुछ बड़ी खबरों पर। आज हम देखेंगे कि कैसे पड़ोसियों के बीच टेंशन बढ़ रही है और बड़े बड़े आर्थिक दावों के पीछे की सच्चाई क्या है। सबसे पहली बात, भारत और बांग्लादेश के बीच। देखिए, दोनों देशों के बीच ना तनाव काफी बढ़ गया है। हुआ ये कि बांग्लादेश के एक नेता हसनत अब्दुल्ला ने खुलेआम भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को अलग करने की धमकी दे डाली। अब इस पर भारत ने जाहिर है कड़ा रुख अपनाया और बांग्लादेश के उच्चायुक्त को बुलाकर अपनी चिंता जताई। आपको बता दूं, बांग्लादेश में ये जो भारत विरोधी माहौल बन रहा है, इसकी एक बड़ी वजह ये मानी जा रही है कि भारत ने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को सपोर्ट किया था। अब दूसरी बड़ी खबर अमेरिका से है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि उनके लगाए गए टैरिफ की वजह से देश में $18 ट्रिलियन का रिकॉर्ड तोड़ निवेश आया है। लेकिन क्या ये सच है? एक्सपर्ट्स का कहना है कि यह आंकड़ा बहुत ज्यादा बड़ा चढ़ाकर बताया गया है। असलियत तो यह है कि अमेरिका में विदेशी निवेश यानी FDI असल में कम हुआ है और बेरोजगारी दर भी 4.6% पर है, जो पिछले 4 साल में सबसे ज्यादा है। और आखिर में कुछ और जरूरी सुर्खियां भी हैं, फटाफट देख लेते हैं। एक तरफ भारत और ओमान ने व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने के लिए एक बड़े आर्थिक समझौते पर साइन किए हैं। वहीं दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को रोकने के लिए BS6 से कम स्टैंडर्ड वाली बाहरी प्राइवेट गाड़ियों की एंट्री पर बैन लगा दिया गया है। और एक और बड़ी खबर यह है कि ट्रंप प्रशासन ने ताइवान को $11 अरब के हथियार बेचने का ऐलान किया है, जिससे चीन के साथ तनाव और बढ़ने की आशंका है। तो कुल मिलाकर आज का दिन पड़ोसियों से लेकर बड़ी ताकतों तक कूटनीतिक तनाव और आर्थिक सच्चाइयों से भरा रहा। नमस्कार, आज है तारीख 18 दिसंबर, दिन गुरुवार। ये BBC हिंदी का न्यूज पॉडकास्ट दिन भर पूरा दिन पूरी खबर है। मेरा नाम है मानसी दास और मैं हूँ सुमिरनप्रीत कौर। बांग्लादेश के एक नेता ने भारत पर सवाल उठाया और दी धमकी, तो भारत ने बांग्लादेश के उच्चायुक्त को बुलाकर जताई आपत्ति। इस वजह से एक बार फिर बढ़ा दोनों पड़ोसियों के बीच तनाव। बांग्लादेश में थोड़ा लास्ट 1 सालों से ये चर्चा बार बार हो रहा है कि नॉर्थ ईस्ट को भारत से अलग करके बांग्लादेश का साथ शामिल करने का बात बार बार आ रहा है। BBC संवाददाता जुगल पुरोहित से जानेंगे, बांग्लादेश में बीते कुछ वक्त में क्यों उठ रहे हैं भारत विरोधी सुर। भारत की तरफ से कई बार ये कहा गया है कि ये जो भारत के खिलाफ नारे आ रहे हैं वो सिर्फ कोई छात्रों से नहीं आ रहे हैं, उनकी सरकार के कुछ लोग हैं जो उनके एडवाइजर्स रहे हैं, उनकी तरफ से भी ऐसे बयान आए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने देश के नाम संबोधन में की टैरिफ की बात, कहा इससे देश में बड़ा निवेश और रोजगार। उनका दावा कितना सही, समझेंगे प्रोफेसर फैसल अहमद से। जो क्लेम ये कर रहे हैं वो क्लेम सही तो नहीं है बिल्कुल, और बहुत ही एग्जैगरेटेड फिगर है। पहली चीज, मेरे ख्याल से जो इंडिया का एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस रहा है वो ऑलरेडी इम्प्रूव भी किया है ट्रम्प टैरिफ लगने के बावजूद भी। इन सब पर करेंगे विस्तार से चर्चा, लेकिन पहले देश दुनिया की खबरें सुमिरन से। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने आज कहा है कि उनकी सरकार देश में बढ़ते यहूदी विरोधी हमलों से निपटने के लिए कई कदम उठाएगी। इसमें नफरत फैलाने वाली भाषा और कट्टरपंथ पर लगाम लगाने के लिए सुधारों का एक पैकेज भी शामिल है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अल्बनीज ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया में यहूदी विरोधी भावना के लिए कोई जगह नहीं है। PM अल्बनीज ने ये घोषणा ऐसे समय में की है जब बीते रविवार को ऑस्ट्रेलिया की सिडनी में बॉडी बीच पर यहूदी समुदाय के एक कार्यक्रम के दौरान एक हमला हुआ। इसमें 15 लोगों की मौत हो गई थी। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ओमान के सुल्तान हैतम बिन तारिक अल सईद की मौजूदगी में भारत और ओमान के बीच कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट हुआ है। इसकी जानकारी भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने दी। उन्होंने इसे भारत और ओमान के बीच रणनीतिक साझेदारी का एक नया अध्याय का शुरुआत बताया। उन्होंने कहा कि ये समझौता भारत और ओमान के बीच व्यापार बढ़ाने में मदद करेगा और इससे निवेश को बढ़ावा मिलेगा। राजधानी दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण से निपटने के लिए आज से BS6 मानकों से नीचे वाले दिल्ली के बाहर के निजी वाहनों के प्रवेश पर रोक लागू कर दी गई है। इसके साथ ही नो PUC नो फ्यूल नियम भी लागू हो गया है। अब वैध पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट के बिना वाहनों को पेट्रोल पंपों पर ईंधन नहीं दिया जाएगा। इसके लिए ऑटोमेटिक नंबर प्लेट, रीडर कैमरे, पंपों पर वॉइस अलर्ट और पुलिस की मदद ली जा रही है।
हालांकि BS6 मानकों का पालन न करने वाले वाहनों पर लगी ये रोक CNG या इलेक्ट्रिक वाहनों पर लागू नहीं की गई है। सार्वजनिक परिवहन, जरूरी सामान ले जाने वाले वाहन और जरूरी सेवाओं में लगे वाहन भी इसके दायरे से बाहर रखे गए हैं। अमेरिका जाने वाले लोग वहां कितने दिन रह सकते हैं और इससे जुड़े क्या नियम हैं, इसे लेकर भारत में अमेरिकी दूतावास ने एक बयान जारी किया है। बयान में बताया गया है कि किसी अंतर्राष्ट्रीय यात्री को अमेरिका में कितने समय तक रहने की अनुमति मिलेगी, ये आगमन के समय कस्टम एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन अधिकारियों की ओर से तय किया जा सकता है। अमेरिकी दूतावास का कहना है कि ये अवधि वीजा की समाप्ति तारीख से तय नहीं होती है। साथ ही दूतावास ने कहा है कि आप अमेरिका में कितने समय रह सकते हैं, ये जानने के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपने I-94 पर दर्ज एडमिट अंटिल डेट को चेक कीजिए। और दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास एक कार में हुए धमाके से जुड़े मामले में NIA ने एक और व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। इससे पहले इस मामले में अन्य लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। बीते महीने 10 नवंबर को हुए इस धमाके में 11 लोगों की मौत हुई थी और कई लोग घायल हुए थे। गिरफ्तार व्यक्ति जम्मू कश्मीर के शोपियां के रहने वाला गिरफ्तार व्यक्ति जम्मू कश्मीर के शोपियां का रहने वाला है, जिसे एजेंसी ने दिल्ली से पकड़ा है। आप सुन रहे हैं BBC हिंदी का पॉडकास्ट दिन भर पूरा दिन पूरी खबर। कल हमने समाचारों की शुरुआत बांग्लादेश से ही की थी, तो आज हम विस्तार से इसकी बात करेंगे। भारत और बांग्लादेश के बीच रिश्तों के लिहाज से ये सप्ताह उतार चढ़ाव भरा रहा। मंगलवार 16 दिसंबर को भारत में बांग्लादेश के उच्चायुक्त HE हमीदुल्लाह रियाज के निमंत्रण पर भारतीय राजनयिक, कूटनीतिज्ञ और कई सैन्य अधिकारी एक कार्यक्रम में शामिल हुए। मौका था 1971 की लड़ाई और नए राष्ट्र बांग्लादेश का जन्म। इस दौरान हमीदुल्लाह रियाज ने कहा, भारत के साथ बांग्लादेश के संबंध बहुत गहरे हैं। वहीं इसी दिन बांग्लादेश में नेशनल सिटीजन पार्टी के एक अधिकारी हसनत अब्दुल्ला ने एक सार्वजनिक रैली में कुछ और कहा। हसनत अब्दुल्ला ने कहा, बांग्लादेश को अस्थिर करने की कोशिश करने वालों को भारत पनाह दे रहा है। अगर बांग्लादेश को अस्थिर किया गया तो भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को अलग थलग कर दिया जाएगा। मानसी, फरवरी में होने वाले चुनावों के लिए NCP ने हसनत अब्दुल्ला को कुमिल्ला 4 से उम्मीदवार बनाया है। हसनत के इस बयान के बाद स्थिति वहां बदलने लगी। अगले दिन बुधवार यानी 17 दिसंबर को इधर भारत में सरकार ने बांग्लादेश के उच्चायुक्त को साउथ ब्लॉक बुलाया और बांग्लादेश में बिगड़ते सुरक्षा हालात को लेकर चिंता जताई। भारत ने बांग्लादेश में हाल की कुछ घटनाओं में चरमपंथी तत्वों द्वारा फैलाई जा रही झूठी कहानी को पूरी तरह से खारिज करने को कहा और कहा कि वो इस तरह की कहानियों को पूरी तरह से खारिज करता है। वहीं असम के चीफ मिनिस्टर हेमंत बिस्वा शर्मा ने हसनत अब्दुल्ला के बयान का जवाब दिया। बांग्लादेश में थोड़ा लास्ट 1 सालों से यह चर्चा बार बार हो रहा है कि नॉर्थ ईस्ट को भारत से अलग करके बांग्लादेश का साथ शामिल करने का बात बार बार आ रहा है। लेकिन भारत, आप जानते हैं, भारत एक बहुत बड़ा देश है, न्यूक्लियर नेशन है, 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। सो भारत को बांग्लादेश कैसे ये कर पाएगा, ये तो सोचना भी गलत है। इसी दिन यानी 17 दिसंबर को बांग्लादेश में राजधानी ढाका में बड़ी संख्या में कुछ लोगों ने भारतीय उच्चायोग तक मार्च निकाला। वहीं बांग्लादेश विदेश मंत्रालय के सलाहकार मोहम्मद तौहीद हुसैन ने भारत पर आरोप लगाया कि 1971 के मुक्ति संग्राम में बांग्लादेश के योगदान को भारत लगातार कम करके आंक रहा है। सुबिलन पुलिस ने बैरिकेड लगाकर मार्च तो रोक दिया, लेकिन स्थिति बिगड़ चुकी थी। जी बिल्कुल, भारत ने ढाका में मौजूद वीजा एप्लीकेशन सेंटर को दोपहर के 2 बजे के बाद के लिए उसके बाद बंद ही कर दिया। अगले दिन यानी 18 दिसंबर को राजशाही और खुलना के 2 और वीजा एप्लीकेशन सेंटर्स वो भी बंद हो गए। यानी दोनों के रिश्तों में एक तरह से फिर से तनाव पैदा हो गया। तो ये तो था पूरा घटनाक्रम। देखा जाए तो हाल के महीनों में बांग्लादेश के नेता भारत के खिलाफ इस तरह के आरोप लगाते रहे हैं और भारत इन आरोपों को कट्टरपंथी तत्वों की तरफ से फैलाया जा रहा नैरेटिव कहता है और खारिज करता रहा है।
जी बिल्कुल, बांग्लादेश की अंतरिम सरकार पर आरोप लग रहे हैं कि चरमपंथी और हिंसक विचारधारा वाले लोग और समर्थक अब अंतरिम सरकार के चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनिस के समर्थक बन रहे हैं। शेख हसीना के बेटे सजीब वाजीद जॉय ने भी आरोप लगाया है कि अंतरिम सरकार के एक इस्लामी शासन स्थापित करने की कोशिश की जा रही है। बांग्लादेश में सुमिरन अगले साल फरवरी को नई सरकार के लिए चुनाव कराए जाने हैं और अवामी लीग ने मौजूदा हालात में चुनाव कराने को लेकर शक जताया है। उसका कहना है कि अगर हिंसा चलती रही तो चुनाव कैसे हो सकेगा। बांग्लादेश में भारत की राजदूत रही वीना सीकरी कहती हैं कि मोहम्मद यूनुस इस तरह के बयानों पर, यानी ये जो भड़काऊ बयान थे, उन पर कोई रिएक्शन न देकर एक तरह से उन्हें समर्थन दे रहे हैं। The point is, when these statements are made, the Yunus regime does nothing. They don't say anything. They don't talk about, friendship with India. वीना सीकरी कह रही है, मुद्दा ये है कि ऐसे बयान दिए जाते हैं और यूनुस सरकार कुछ नहीं करती। वो भारत के साथ दोस्ती संप्रभुता को लेकर कुछ नहीं कहती, चुप रहती है। मतलब ये कि वो एक तरह से इसका समर्थन करती है। मुझे लगता है कि जमाते इस्लामी को लगता है कि अब वो सत्ता में आ सकती है, सरकार बना सकती है। बीएनपी का कोई चांस नहीं है। एक तो लोग उससे नाराज हैं, दूसरा बीएनपी बंट चुकी है। इसमें एक जमाते इस्लामी के समर्थन वाला गुट है तो दूसरा मॉडरेट। मुश्किल स्थिति है। जमाते इस्लामी को पता है उन्हें पॉपुलर सपोर्ट हासिल नहीं है, इसलिए इस तरह के बयान सामने आ रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि बांग्लादेश के लोग भारत के साथ दोस्ती की अहमियत को समझते हैं। जी बिल्कुल मानसी, बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार गिरने के बाद से वहाँ मोहम्मद यूनिस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार है, लेकिन वहाँ अब देख रहे हैं हम कि अक्सर भारत विरोधी बयान सामने आते रहे हैं। तो अब से कुछ देर पहले आपने बात की बीबीसी संवाददाता जुगल पुरोहित से और यही जानने की कोशिश की। जी बिल्कुल, मैंने यही उनसे जानने की कोशिश की कि बांग्लादेश में इस तरह की खबरें, इस तरह के बयान बांग्लादेश से क्यों आते रहते हैं। और आपको ये बता दें कि आपको पता ही होगा, हमारे श्रोता भी ये बात जानते हैं कि जुगल पुरोहित लंबे वक्त से बांग्लादेश को कवर करते रहे हैं और जब शेख हसीना की सरकार गिरी थी उसके बाद जो हिंसा हुई थी उस दौरान भी वो बांग्लादेश में थे और उसके बाद भी वो कई बार बांग्लादेश जाकर वहाँ स्थिति का जायजा लेते रहे हैं। तो हमने सबसे पहले जुगल से यही पूछा कि बांग्लादेश में बीते कुछ वक्त से खासकर इस तरह के बयान क्यों सुनने को मिल रहे हैं। देखिए, बांग्लादेश में पिछले 1 साल और कुछ महीनों में हम 3 बार जा चुके हैं अलग अलग पॉइंट्स पर। शेख हसीना जब वहाँ से चली गई थी उसके तुरंत बाद हम गए थे और उसके बाद भी कई बार गए हैं। तो वहाँ पर जो सबसे बड़ा एक दल आप कह सकते हैं वो है छात्रों का एक संगठन है। उन्होंने इसको अपोज किया था शेख हसीना की सरकार को, और उसमें एक वर्ग ऐसा है जो कि भारत को जिम्मेदार ठहराता है पहले के लिए, यानी कि शेख हसीना का जब शासन था तभी जो विवादित चुनाव हुए थे उसमें शेख हसीना को भारत की तरफ से समर्थन मिला था, ये वो बताते हैं। और जब शेख हसीना बांग्लादेश से गई तो वो भारत में शरण उन्होंने ली। आज भी भारत में वो हैं एक्स्ट्रेडिशन रिक्वेस्ट के बावजूद। तो कहीं ना कहीं ये छात्रों का जो एक दल है वो बिल्कुल भारत को दोषी ठहराता है शेख हसीना के पहले के कार्यों के लिए और अब भी जो वो बांग्लादेश से फरार हैं उसके लिए। तो ये वर्ग खास तौर से बात करता रहता है भारत को लेकर। उसके अलावा कई ऐसे राजनीतिक दल हैं जो शेख हसीना के विरोध में थे, जो अब बाहर आए हैं, जिनकी ताकत अब बढ़ी है उनके जाने के बाद। इस्लामी टाइप बिल्कुल वो है। बीएनपी के भी कुछ लोग हैं, हालांकि वो सीधे सीधे भारत को इस तरह से दोष नहीं देते, लेकिन जो मैं कहना चाह रहा हूं कि वो एक ऐसा सेंटिमेंट है जो एंटी शेख हसीना का है, और वो एंटी शेख हसीना वाला सेंटिमेंट कहीं ना कहीं भारत पर भी हावी पड़ता है, क्योंकि भारत का उनको समर्थन रहा था पहले, और अब एक्स्ट्रेडिशन क्योंकि नहीं हो पा रहा है इसलिए भी भारत को एक तरह से वो वर्ग दोषी मानता है। हम ये देखें कि जो इस तरह के बीते कुछ वक्त में बयान आए हैं उसे लेकर जो बांग्लादेश की अंतरिम सरकार है मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली, उस तरफ से किस तरह की प्रतिक्रिया रही है? देखिए, उनका औपचारिक तौर पर तो उनका कहना है कि वो भारत से अच्छे संबंध चाहते हैं। वो समझते हैं कि भारत उनका सबसे बड़ा पड़ोसी है और भारत के साथ अच्छे संबंध के अलावा उनके पास कोई चारा नहीं है। ये तो वो बात उन्होंने की है, लेकिन भारत की तरफ से कई बार ये कहा गया है कि ये जो भारत के खिलाफ नारे आ रहे हैं वो सिर्फ कोई छात्रों से नहीं आ रहे हैं या वो सिर्फ कोई ऐसे ही कोई बोल रहा है, ऐसी बात नहीं है। उनकी सरकार के कुछ लोग हैं जो उनके एडवाइजर्स रहे हैं, उनकी तरफ से भी ऐसे बयान आए हैं। तो आप कह सकती हैं कि भारत का जो विरोध है वो सिर्फ कोई किसी ने कुछ कह दिया, कहीं से कुछ सुन लिया, वैसा नहीं है। ये विरोध उन लोगों के बारे में है, उन लोगों के बयानों के बारे में है
जिसमें सीधे सीधे औपचारिक पोजीशन, ऑफिशियल पोजीशंस होल्ड करने वाले लोगों ने भी ऐसे बयान दिए हैं जिस पे भारत ने आपत्ति जताई है। और ये बताएं जुगल, आप बांग्लादेश कई बार गए हैं, हाल ही में आपकी बांग्लादेश की एक डॉक्यूमेंट्री को अवार्ड भी मिला। बांग्लादेश का ये कहना है कि फरवरी में चुनाव करवाए जाने हैं, लेकिन अगर स्थिति ऐसी रहती है, जैसा कि वहाँ के ही कुछ दलों का ये कहना है कि स्थिति ऐसी रही तो चुनाव करवाना आसान नहीं होगा, क्या लगता है आपको? देखिए, बांग्लादेश में अभी भी स्थिति नाजुक है। वहाँ पर पुलिस प्रशासन है वो अभी भी काफ़ी, आप कह सकते हैं कि कमज़ोर है। इसी के चलते वहाँ पर आर्मी, नेवी, एयरफोर्स को सरकार ने पिछले साल पावर्स दिए थे कि वो पुलिस की तरह काम कर सके, लोगों को अरेस्ट वगैरह कर सके। उन पावर्स को वो लगातार एक्सटेंड करती आई है सरकार। इसका मतलब ये है कि पुलिस अभी भी अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो पाई है, सबसे पहली बात। दूसरी बात, ये आप आशंका कई लोगों के मन में है कि क्या ये सही में हो पाएगा। अभी भी वहाँ कुछ दिनों पहले वहाँ पर एक राजनीतिक एक नेता कह सकते हैं, उनकी हत्या हुई, जिसके बाद फिर से ये सवाल शुरू हुए कि ये क्या हो रहा है, क्यों सुरक्षा नहीं दी जा रही है। हम जब वहाँ थे तब कई महिलाओं ने प्रदर्शन किया था सरकार के सामने, ये कहते हुए कि हमारी स्थिति बिल्कुल सुधरी नहीं है, हम सुरक्षित नहीं महसूस कर रहे हैं। तो समय समय पर समाज के अलग अलग वर्गों ने कानून व्यवस्था, कानून प्रणाली पर सवाल उठाए हैं और ये सिलसिला अनफॉर्चुनेटली फॉर बांग्लादेश थमा नहीं है। सरकार ने कई कदम उठाए हैं। वो कहते हैं कि उन्होंने ऑपरेशंस लॉन्च किए हैं लोगों को, ऐसे जो तत्व हैं उनको अरेस्ट करने के लिए। लेकिन अभी कुछ समय पहले भी बांग्लादेश सरकार ने फिर से जो लगभग 2 दर्जन देशों के जो एम्बेसीज हैं उनके ऑफिशियल्स को भी ब्रीफ किया है चुनाव को लेकर, और कहा है, आश्वासन दिया है कि सिक्योरिटी उस तरह से दी जाएगी, बढ़ाई जाएगी ताकि चुनाव एकदम शांतिपूर्ण तरीके से हो सके। अब ये देखना होगा कि आगे के समय में किस तरह से ये आगे प्रक्रिया बढ़ती है। तो बांग्लादेश के हालात पर बात कर रहे थे बीबीसी संवाददाता जुगल पुरोहित। आप सुन रहे हैं बीबीसी हिंदी का न्यूज़ पॉडकास्ट दिन भर पूरा दिन पूरी खबर। पॉडकास्ट में आगे, I've secured a record-breaking $18 trillion of investment into the United States, which means jobs. टैरिफ की वजह से बढ़ा निवेश, ट्रंप का ये दावा कितना सही, करेंगे विश्लेषण। तो मानसी, अब पॉडकास्ट में आगे बढ़ते हैं। तो कल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने देश के नाम संबोधन दिया और इस दौरान अपनी उपलब्धियां गिनवाई। उन्होंने कहा कि इकोनॉमी और प्रवासन को लेकर अपनी सरकार का जो रिकॉर्ड है उसके बारे में उन्होंने बात की, तारीफ की और साथ ही ये भरोसा दिलाया कि आने वाले वक्त में देश आगे जाएगा, हालात और बेहतर होंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने 14,50,000 अमेरिकी सैनिकों को $1,776 का वॉरियर डिविडेंड या ये कहें सैनिकों के लिए विशेष भत्ते का उन्होंने ऐलान किया। ट्रंप के मुताबिक इस भुगतान के लिए आने वाली रकम का एक हिस्सा सिमरन उनके लगाए टैरिफ से जुटाया जाएगा। टैरिफ, आपको याद है, बीते कई सप्ताह से ये शब्द लगातार चर्चा में है। जी, उन्होंने कहा कि ये जो टैरिफ है इन्हीं की वजह से देश में निवेश बढ़ा है, देश के हालात सुधरे और 18 मिनट के अपने संबोधन में उन्होंने अपने टैरिफ्स की तारीफ की। I've secured a record-breaking $18 trillion of investment into the United States, which means jobs, wage increases, growth, factory openings and तो डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं, हमने रिकॉर्ड $18 ट्रिलियन का निवेश हासिल किया, मतलब ज्यादा रोजगार, ज्यादा वेतन, ज्यादा कारखाने। इससे राष्ट्रीय सुरक्षा भी और बढ़ेगी। इसकी सफलता का जरिया रहा टैरिफ। ये वही टैरिफ है जिसका इस्तेमाल कई देशों ने हमारे खिलाफ किया था, लेकिन अब और नहीं। कंपनियां जानती हैं कि अगर अमेरिका में उत्पादन करेंगी वो, तो उनको टैरिफ नहीं देना होगा। तो सुमिरन, ट्रंप ने कहा कि ये जो पैसा है उनके द्वारा लागू किए टैरिफ के जरिए लाया गया है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि राशि का एक हिस्सा वन बिग ब्यूटीफुल बिल से भी आया है, जिस पर उन्होंने 4 जुलाई को कानून के रूप में हस्ताक्षर किए थे। मानसी, ये वही बिल है जो टैक्सेस, सोशल सिक्योरिटी जैसी चीज़ों में बदलाव लाकर लोगों के लिए बदलाव लाने का क्लेम करता है। ट्रंप ने अपने भाषण का एक मुख्य हिस्सा जो है वो अमेरिका की स्थापना को भी डेडिकेट किया। उन्होंने कहा कि 250वीं वर्षगांठ के समारोह के दौरान लिए जाने वाले सुधारों पर वो बात करते रहे अपने इस भाषण में। उन्होंने कहा कि जब दुनिया अगले वर्ष हमें देखेगी तो उन्हें एक ऐसा देश दिखाई देगा जो अपने नागरिकों के प्रति वफादार, अपने श्रमिकों के प्रति निष्ठावान और अपनी पहचान के प्रति आश्वस्त है और अपने भविष्य के प्रति भी
आश्वस्त है। और सुमिरन, ट्रंप ने ये दावा किया कि महंगाई घट रही है और ये बोलते हुए उन्होंने डेमोक्रेट्स पर तंज भी कसा। लेकिन अगर ये देखा जाए कि बेरोजगारी का आंकड़ा या इन्फ्लेशन का आंकड़ा क्या रहा अमेरिका का, तो महंगाई बढ़ी है और बेरोजगारी भी बढ़ी है। जी बिल्कुल, तो कई बातें ऐसी सामने आई कि जो ट्रंप ने क्लेम किया अपने संबोधन में, फैक्ट्स कहीं और इसके इतर हैं। तो फैक्ट्स की बात कर लें। ट्रंप का कहना है कि टैरिफ की वजह से देश में निवेश बढ़ा है, नौकरियां बढ़ी है ना। लेकिन नवंबर में अमेरिका की बेरोजगारी जो दर रहा वो 4 साल में सबसे ज्यादा था, यानी 4.6%। और आंकड़ों की बात करें तो महंगाई भी बढ़ी है। तो अब इन फैक्ट्स को कैसे देखा जाए, यही सवाल मैंने किया प्रोफेसर फैसल अहमद से, जो ट्रेड एंड जियोपॉलिटिक्स एक्सपर्ट हैं फोर्स स्कूल ऑफ मैनेजमेंट में और प्रोफेसर हैं इंटरनेशनल बिजनेस के। देखिए, जो प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो बोला है, उन्होंने सबसे पहले तो एक इन्वेस्टमेंट का क्लेम $18 ट्रिलियन का किया है। कुछ जगह $22 ट्रिलियन भी एक आध बार बोले हैं वो। लेकिन जब वो $18 ट्रिलियन इन्वेस्टमेंट का क्लेम कर रहे थे, तो आप देखेंगे कि व्हाइट हाउस ने अपने वेबसाइट पे तो करीब करीब $10 ट्रिलियन के आसपास का वैल्यू दिखाया था, जो वो भी वैल्यू जो है रेलिवेंट नहीं है, क्योंकि टोटल एफडीआई अगर आप 2024 का सिर्फ देखेंगे टोटल एफडीआई, तो वो तो $150 बिलियन के आसपास था। और वो भी एक्चुअली कम हुआ था बिकॉज 2023 में जो है वो लगभग $175 बिलियन के आसपास, $176 बिलियन मान लीजिए आप। तो एक्चुअली उनका एफडीआई तो डिक्रीज हो ही रहा था, 23 से लेकर 24 में डिक्रीज हुआ, 24 से लेकर 25 में। तो जो क्लेम ये कर रहे हैं वो क्लेम सही तो नहीं है बिल्कुल, और बहुत ही एग्जैगरेटेड फिगर है, पहली चीज। दूसरा, आप ये देखेंगे कि सिर्फ आप डेटा के बेसिस पे ही देखेंगे तो जैसे उनका टैरिफ कलेक्शन जो है वो $77 बिलियन टैरिफ से कलेक्ट कर रहे थे, और 2024 में 25 में जो है लगभग $200 बिलियन का वो क्लेम कर रहे हैं टैरिफ का। तो चलिए वो ठीक है उसको, लेकिन जो टोटल इन्वेस्टमेंट अमेरिका में आया, जो $18 ट्रिलियन की बात है, वो तो आमतौर पे बिल्कुल गलत लग रही है। तो इसमें मेरे ख्याल से एक दो चीज जो इम्पोर्टेंट है, जो हम लोग को देखना चाहिए, वो ये है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने जब ये टैरिफ लगाया था, तो इन्होंने जो इंटरनेशनल जो इकोनॉमिक इमरजेंसी पावर्स वाला जो एक्ट है 1977 का, वो इन्वोक करके ये वाले टैरिफ लगाए थे। तो इन्होंने जितने भी स्टेब्लिश प्रोसीजर्स थे और पैरामीटर्स थे, सबको बाईपास करके टैरिफ इम्पोजिशन किया था, और जिससे, और ना ही इन्होंने कोई कांग्रेशनल अप्रूवल लिया था उसके लिए। तो यूएस अपील्स कोर्ट में तो ये इशू चल ही रहा है। जैसे वो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के कंपैरिजन में भी अपना गिना रहे थे काफी चीजें, जैसे कि एयर फेयर कम हो गया, हाउसिंग कम हो गया। फिर उन्होंने जॉब क्रिएशन पे भी काफी इम्फेसिस दिया कि भाई काफी जॉब क्रिएट हुआ है इससे। तो मेरे ख्याल से बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं जिसमें ये एविडेंट है कि ये बहुत ज्यादा आउट ऑफ प्रोपोर्शन जो उन्होंने क्लेम किया है। ऐसी चीजें हुई नहीं है, ना ही आप देखिए इन्वेस्टमेंट के मामले में हो या डोमेस्टिक इकोनॉमी के मामले में हो, ये आउट ऑफ प्रोपोर्शन क्लेम्स काफी ज्यादा लगता है। जी, और सर ट्रंप ने कहा था जहां तक टैरिफ की बात है वो देश के हित के लिए है, लेकिन कई देशों पर जिन पर उन्होंने टैरिफ्स लगाया, बहुत ज़्यादा टैरिफ्स लगाए, उनमें भारत भी शामिल है। तो जहां एक तरफ हमने ये देखा कि भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड 20% तक बढ़ा है टैरिफ्स के बावजूद, और दूसरी तरफ इससे कहीं ना कहीं अमेरिका को ही एक नुकसान नहीं उठाना पड़ा है, क्योंकि भारत जैसे देश अब और विकल्प ढूंढ रहे हैं अमेरिका के अलावा ट्रेड करने के लिए। और हम ये भी देख रहे हैं कि भारत एक के बाद एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी करता जा रहा है। बिल्कुल, क्योंकि आप बहुत ऐसे सिचुएशन में देखेंगे कि जैसे अब ट्रम्प टैरिफ जो है ऑलमोस्ट 30% प्रोडक्ट्स तो ऐसे भी एग्जेम्पशन में आ गए थे ट्रम्प टैरिफ के, बहुत सारे फार्मास्यूटिकल्स वगैरह वगैरह। तो मेरे ख्याल से जो इंडिया का एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस रहा है वो ऑलरेडी इम्प्रूव भी किया है ट्रम्प टैरिफ लगने के बावजूद भी। उसके 2-3 मेन रीजंस हैं। पहला रीजन तो ये है कि भाई जैसे आप टैरिफ इंपोज करेंगे, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ द ट्रेड बास्केट शुरू हो जाता है, क्योंकि कंट्रीज भी एक्सप्लोर करना चाहती हैं नए मार्केट्स जहां पे टैरिफ उस प्रोपोर्शन में हाई नहीं हो। तो हमारा एक्सपोर्ट अब दूसरे जगह भी जा रहा है, तो हमने एक मार्केट को भी डाइवर्सिफाई किया एक्सपोर्ट्स के लिए। दूसरा कि जो सर्विसेज एक्सपोर्ट्स है, जिसमें इंडिया की खासी कॉम्पिटिटिवनेस रही है काफी टाइम से, काफी मतलब मोर देन 2 डिकेड्स एटलीस्ट, तो सर्विसेज ट्रेड भी हमारे यहाँ से काफी बढ़ना शुरू हुआ। तो वो भी हमारे एक्सपोर्ट को कंट्रीब्यूट कर रहा है, क्योंकि सर्विसेज एक्सपोर्ट्स जब बढ़ेगा, यही रीजन था, आपको ध्यान होगा कि जब हमने
आरसेप वगैरह साइन किया था, तो वहां भी हम चाह रहे थे कि आरसेप में नेगोशिएट कर रहे थे, साइन तो हमने नहीं फाइनली किया। तो वहां भी हमारा ये कंसर्न था कि भाई इंडिया शुड गेट ए बेटर सर्विसेज डील। इवन आसियान वगैरह में भी हमने सर्विस एफटीए की बात जब किया था तो भी हम बेटर सर्विसेज डील की बात करें, तो सर्विस एक्सपोर्ट्स तो इंडिया से बढ़ा ही है। उसके अलावा जो एक एफटीए का आपने अभी मेंशन किया कि हम लोग बायलैटरल एफटीएज भी कई सारा साइन कर रहे हैं और बहुत सारा नेगोशिएट भी कर रहे हैं। यूके है, ऑस्ट्रेलिया है, यूएई है। इसके अलावा हमारे पहले से एफटीएज हैं, सीका जिसको हम लोग कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट या कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट कहते हैं, जो पहले से साइंड है, जैसे कि मलेशिया के साथ है, जापान के साथ है, कोरिया के साथ है, आसियान के साथ है खुद। इसमें मतलब जो सबसे बड़ा जो इनिशिएटिव हम ले रहे हैं जैसे एक्सपोर्ट को रोबस्ट और कॉम्पिटिटिव बनाए रखने के लिए, वो है डाइवर्सिफिकेशन का, जो कि बहुत ही सिग्निफिकेंट है और हमने इसको किया भी है काफी अच्छे से। तो ट्रंप के संबोधन पर बात कर रहे थे प्रोफेसर फैसल अहमद, जो हैं ट्रेड एंड जियोपॉलिटिक्स एक्सपर्ट। और यहाँ पर मानसी ट्रंप की बात हो रही है, उनके संबोधन की बात हो रही है, जाहिर है फैसलों की भी बात हुई, तो अक्सर ट्रंप के कुछ फैसले विवादित होते हैं या उन पर चर्चा जरूर होती है। और आपका इशारा जरूर ताइवान की तरफ जो फैसला लिया, जो ट्रंप ने बोला, उसको लेकर होगा। जी बिल्कुल। और ये चर्चित जो डिसीजन अब सामने आया है, ऐलान जो सामने आया है, वो है ट्रंप प्रशासन ने ताइवान के साथ करीब 11 अरब डॉलर के बड़े हथियार सौदे का ऐलान किया है। इसमें एडवांस्ड रॉकेट लॉन्चर, सेल्फ प्रोपेल्ड होवित्जर और कई तरह की मिसाइलें शामिल हैं। हालांकि मानसी, इस सौदे को अमेरिकी कांग्रेस से मंजूरी नहीं मिली है। लेकिन सुमिरन, अगर आप देखें तो ये जो सौदा है, अगर वो इस सौदे की ऐलान भी करते हैं तो इससे चीन नाराज होता है, क्योंकि चीन के लिए ताइवान वो लाल रेखा है जो क्रॉस नहीं की जानी चाहिए। चीन ये मानता है कि ताइवान उसका हिस्सा है, जो आज नहीं कल उसका हिस्सा बन जाएगा। और वहीं ताइवान का ये कहना है कि मैं आज़ाद मुल्क हूँ, तो वो अपने आप को चीन का हिस्सा नहीं मानता। ताइवान अमेरिका के साथ रिश्ते बढ़ाता है, लेकिन इससे चीन नाराज होता है। हालांकि ये जो ऐलान है ट्रंप का, अब तक इस पर चीन की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन हम ये मान सकते हैं कि आने वाले दिनों में इसे लेकर चीन की प्रतिक्रिया जरूर आएगी। मानसी, आप खाना खाते हैं बेड पे क्या, टीवी देखते हुए या मोबाइल स्क्रॉल करते हुए, या कभी कभी जब लेट नाइट लैपटॉप पर कोई स्क्रिप्ट लिखनी होती है तो क्या ऐसा होता है आपके साथ कि ऐसा होता है कि आप थोड़ा सा जो है पहले पसर जाते हैं, फिर थोड़ा सा लेट जाते हैं और रिलैक्स करते हुए काम करते हैं, लेट नाइट बिंजिंग करते हैं? तो ऐसा है कि ऐसा नहीं करना चाहिए, और अगर बाई चांस कोई रीज़न है तो ठीक है, लेकिन अगर आप अवॉइड कर सके तो ज़रूर करें। और फिट ज़िंदगी के इस एपिसोड में हम यही जानेंगे कि आखिर ये आदत इतनी अच्छी क्यों नहीं है। होता है ना, कई बार रिलैक्स करने के लिए आप बेड पे जाते हो, स्क्रॉल करते करते, लैपटॉप पे काम करते करते या टीवी देखते देखते कुछ खाने लग जाते हो। फिर कोई आपको टोकता है कि बेड पर खाना ठीक नहीं। हुआ होगा ना आपके साथ भी। क्या इसके पीछे कोई लॉजिक है कि बेड पर क्यों नहीं खाना चाहिए? आज फिट जिंदगी में इसी की बात मैं आपके साथ सुमिरन। पहले ये जानते हैं कि खाना खाने की सही पोजीशन क्या है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि खाना खाते वक्त आपकी पीठ सीधी होनी चाहिए, खाना सामने रखा होना चाहिए, साथ ही खाना खाने के तुरंत बाद लेटे या झुके नहीं, और कोशिश कीजिए कि आप 1 से 2 घंटे तक सीधे बैठे रहें। खाने के बाद अगर आप सैर के लिए यानी उस इवनिंग वॉक के लिए चले जाते हैं तो और अच्छा। तो खाने को आगे लेके जाती है ग्रेविटी और मसल मूवमेंट्स। अब होता ये है, जब आप बेड पर बैठकर खाते हैं तो आपकी पीठ सीधी नहीं होती, आप एक और झुक सकते हैं, स्लाउच कर सकते हैं। इस वजह से पेट का जो एसिड है ना, वो वापस फूड पाइप में जा सकता है। इसकी वजह से हार्ट बर्न और स्लो डाइजेशन की दिक्कत आ सकती है, सीने में जलन ट्रिगर हो सकती है। स्लाउच करने से पेट पर दबाव पड़ता है, इसकी वजह से पेट का एसिड गलत डायरेक्शन में जाता है। हो सकता है इससे कुछ लोगों में एसिड रिफ्लक्स की प्रॉब्लम हो। और डिटेल्स दे रही हैं ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज दिल्ली की प्रोफेसर डॉक्टर उमा कुमार। एक तो सबसे पहले तो जो स्पाइन है उस पे अननेसेसरी एंड अननेचुरली वो पड़ता है, स्ट्रेन पड़ता है। स्टमक और इंटेस्टाइन कंप्रेस्ड हो जाते हैं, गलत पोस्चर की वजह से थोड़ी ब्लोटिंग सेंसेशन हो सकती है। अगर एयरवेज और उस फूड पाइप में कोऑर्डिनेशन नहीं है तो वो बिल्कुल जा सकती है और चोकिंग सेंसेशन हो सकती है।
इससे जो दूसरी प्रॉब्लम आती है वो है डिस्ट्रैक्टेड ईटिंग की। कई लोगों की आदत होती है कि लैपटॉप पर काम करते करते बेड पर खाना खा लेते हैं, या फिर टेलीविजन पर कोई मूवी देखते देखते खाना एंजॉय करते हैं, या फिर फोन को स्क्रॉल करते हुए खाना खाते हैं बेड पर। इसकी वजह से आपका खाने पर तो ध्यान नहीं होता और आपको ये भी नहीं पता होता कि आपने कितना खा लिया, कब जरा से ज्यादा हो गया पता ही नहीं लगा। और तीसरी इम्पोर्टेंट बात, बिस्तर पर खाने से इन्फेक्शन का रिस्क बढ़ जाता है, क्योंकि आपने कुछ खाया और खाना वहाँ गिर गया और वहीं पड़ा रहा, तो इससे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए आपका बेड ब्रीडिंग ग्राउंड बन सकता है और इससे इन्फेक्शन फैल सकता है। लास्ट पॉइंट, कई बार जब आप बिस्तर पर खाना खा रहे होते हैं ना, तो हो सकता है वो लेट नाइट डिनर हो या फिर मिडनाइट क्रेविंग की प्रॉब्लम हो। इसका मतलब ये हो सकता है कि मिडनाइट स्नैकिंग करते वक्त आपके ब्लड शुगर लेवल्स पर असर हो। तो ध्यान रखिए कि बेड पर अगर आप खाना खा रहे हैं तो उसके पीछे कोई सॉलिड रीजन हो, जैसे कि कई लोग जिनको कोई मेडिकल कंडीशन होती है और वो ज्यादा इधर उधर नहीं जा सकते, तो उनके लिए ये एक ठीक ऑप्शन है। और चलते चलते बात उस विवाद की जिसमें फंस गई मिस फिनलैंड सारा जावसे और उन्हें अपना क्राउन छोड़ना पड़ा। मानसी, इस विवाद के बारे में कुछ बताएं। क्या है बताती हूँ। दरअसल सारा जावसे की एक तस्वीर बीते दिनों वायरल हुई जिसमें वो अपनी आंखों को छोटा करती दिखती हैं। तस्वीर के साथ कैप्शन में उन्होंने लिखा ईटिंग विद द चाइनीज, और इसके बाद उन पर एशियाई लोगों के साथ नस्लीय भेदभाव करने का आरोप लगा। जापान, साउथ कोरिया, चाइना में उनकी काफ़ी आलोचना हुई, मामला बढ़ा और यहाँ तक कि फिनलैंड के प्रधानमंत्री को ये कहना पड़ा कि इस विवाद से देश की छवि को नुकसान पहुंचा है। सारा जावसे ने बाद में तस्वीर के लिए माफ़ी मांगी और ये कहा कि डिनर के वक्त उनके सिर में दर्द हो रहा था, उनका किसी से भेदभाव का कोई इरादा नहीं था। लेकिन उनकी इस माफ़ी की भी ऑनलाइन जो है काफ़ी कड़ी आलोचना हुई और सुमिरन देश के भीतर से भी जो है उनके खिलाफ आवाज़ उठने लगी। बाद में मिस फिनलैंड ऑर्गेनाइजेशन ने ये कहते हुए सारा से मिस फिनलैंड का ताज वापस ले लिया कि ये मुश्किल लेकिन ज़रूरी फैसला था। जी, अब वक्त आ गया है कि आपसे विदा लें। आज पॉडकास्ट में बस इतना ही। अब आपसे अगली मुलाकात होगी कल शाम 7:30 बजे शुक्रवार को। तब तक खबरों के लिए जुड़े रहिए BBC हिंदी की वेबसाइट से। आप फेसबुक, एक्स, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप पर हमसे जुड़ सकते हैं। आज स्टूडियो में पॉडकास्ट का तकनीकी पक्ष संभाल रहे थे अजीत सारथी। मुझे यानी सुमिरनप्रीत कौर को और मानसी दास को दीजिए इजाजत। नमस्कार।